हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के चैप्टर 4 पर चर्चा करेंगे, जो हमें जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवादों के बारे में बताता है। वैसे तो ये जो चैप्टर है सेक्शन 76 से लेके 106 यानी 76 से लेके 106 तक दिया गया है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक वीडियो में हम सारे सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे। हम आज की वीडियो में सिर्फ सेक्शन 76 से लेके और 85 तक जो है वो कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सेक्शन जो है जनरल एक्सेप्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर सेक्शन से कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जो भी मेजर एक्ट हैं वो भी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन और सेक्शन 76 से लेके 85। सबसे पहले जनरल एक्सेप्शन के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में क्या कहता है ये चैप्टर। तो देखिए, जो भारतीय दंड संहिता है इसका चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 बहुत सारे डिफेंसेस के बारे में हमें बताता है, हमें प्रतिरक्षाओं के बारे में बताता है, जिसके आधार पर कोई भी अभियुक्त इस संहिता में बचाव ले सकता है। यानी अगर मैं आपको साधारण शब्दों में कहूँ तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो जितने भी कोई क्राइम अगर ऑफेंस किया जाता है, जो भी ऑफेंस है या क्राइम है आईपीसी में, और उन ऑफेंस या क्राइम अगर वो 76 से लेके 106 तक में जो स्थितियाँ जो भी कंडीशंस दी गई हैं, इनमें से किसी एक कंडीशन के अंदर आ जाए तो फिर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो एक तरीके से ये डिफेंस है और पूरा का पूरा जो है वो बचाव जो है वो प्रस्तुत करती हैं आईपीसी में। तो एक तरीके से इसमें बचाव दिया गया है। ये चैप्टर 76 से लेके 106 जैसा कि मैंने बताया दिया गया है, और अन्य धाराओं में जो दी गई जो ऑफेंस की या क्राइम की जो डेफिनेशंस हैं उनको ये एक तरीके से कंट्रोल करता है। अब ये जो चैप्टर है ये दो तरह के डिफेंस हमें बताता है। पहला क्षम्य यानी जो एक्सक्यूजेबल है, जिनको माफ़ किया जा सकता है, माफ़ी योग्य हैं, वो हैं 76 से लेके 95 तक हमें मिलती हैं। और दूसरा है युक्ति संगत यानी जो जस्टिफिएबल हैं, जिनको हम रीजनेबल भी कह सकते हैं, वो है 96 से लेके और 105 तक। तो एक तरीके से 106 तक, तो लास्ट तक जितने भी सेक्शन हैं, लास्ट के सेक्शन वो हमारे प्राइवेट डिफेंस से डील करते हैं, जो युक्ति संगत है, जस्टिफिएबल की श्रेणी में आते हैं। और जो शुरुआत के सेक्शन हैं 76 से लेके 95 तक, जो प्राइवेट डिफेंस से पहले वाले हैं, वो सेक्शन हमें एक्सक्यूजेबल यानी क्षम्य उनके बारे में कहा गया है। तो इस तरह से हम इसको दो पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं अपने पढ़ने की दृष्टि से, ताकि ये चीज़ हमें इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 76 की। क्या कहता है सेक्शन 76? विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो यानी बाध्य हो। जो बात तथ्य की भूल के कारण वो करता है यानी उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, ना कि विधि की भूल, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण सद्भाव पूर्वक यानी कि गुड फेथ में विश्वास करके करता है कि वो उसे करने के लिए विधि के द्वारा बाध्य है। तो इस सेक्शन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी बात को करता है, मतलब मान लीजिए कोई ऑफेंस ही कर दिया उसने, तो अगर वो उसे करने के लिए विधि के द्वारा बाध्य है ना, लॉ के द्वारा उसे लगता है कि हाँ वो बाध्य है, लेकिन उसे तथ्य की भूल हुई हो, फैक्ट की भूल हुई हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर उसे होता है लेकिन वो भूल आपकी विधि से संबंधित नहीं होनी चाहिए, और वो सद्भाव पूर्वक इस बात का विश्वास करता हो, गुड फेथ में इस बात पर बिलीव करता हो कि हाँ उसे करने के लिए वो विधि द्वारा बाध्य है, तब उसका वो काम अपराध की कोटि में नहीं आएगा। अब हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि बेसिकली ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि ए बी को पीटने का मजाक करता है, ठीक, मजाक में उसको पीटता है, लेकिन पास ही खड़ा पुलिस ऑफिसर ये समझ लेता है कि वास्तव में वो बी को पीट रहा है, यानी ए जो है वो बी को सच्ची में पीट रहा है। तो ऐसे में वो ए को गिरफ्तार कर लेता है पुलिस ऑफिसर, क्योंकि अपने सामने बी को पिटता देख वो उसे रोकने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है ना, लॉ के द्वारा वो आबद्ध है। यहाँ यदि उस पुलिस अधिकारी के द्वारा ए को गिरफ्तार कर लिया जाए तो धारा 76 के अधीन उसका काम जो है क्षमा योग्य होगा,
उसका ये काम अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसे फैक्ट की भूल हुई है, तथ्य की भूल हुई है, और वास्तव में ए बी को क्योंकि नहीं पीट रहा था। तो क्योंकि उसे सिर्फ इस मामले में फैक्ट की भूल हुई है कि भले ही ए जो था वो बी को मजाक में पीट रहा था या मजाक कर रहा था उसको पीटने का, लेकिन ए जो है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो ए को गिरफ्तार कर लेता है सिर्फ इस फैक्ट की भूल के कारण कि वो सच में उसे पीट रहा है और वो विधि द्वारा आबद्ध था उसको रोकने। तो यहाँ पे उसको बचाव मिलेगा सेक्शन 76 का। इस धारा की शर्तें समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर हमें पूरा सेक्शन नहीं भी याद हो रहा है तो हम उसके एलिमेंट्स लिख सकते हैं एग्जाम में, या उसकी क्या क्या शर्तें हैं उस सेक्शन की, वो भी हम नंबर वाइज करके लिख सकते हैं। तो आइए सिंपल वर्ड्स में इस सेक्शन की शर्तें जान लेते हैं। तो इस सेक्शन की कुछ शर्तें हैं जब व्यक्ति को इसमें बचाव मिलेगा। पहला, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जिसे करने के लिए वो विधि द्वारा आबद्ध हो, यानी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसे बचाव तभी मिलेगा जब वो उस काम को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। सेकंड, विधि व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई काम जिसे करने के लिए वो खुद को विधि द्वारा बाध्य समझता हो, यानी व्यक्ति या तो विधि द्वारा आबद्ध हो उसको करने के लिए, या फिर वो खुद को विधि द्वारा आबद्ध करने के लिए समझता हो। थर्ड, ये विश्वास तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, विधि की भूल के कारण नहीं होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर जो भूल है वो फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, लॉ से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। और चौथी शर्त है कि व्यक्ति ने वो काम गुड फेथ में यानी सद्भावपूर्वक किया हो। इस सेक्शन की शर्तें जानने के बाद अब हम इसी सेक्शन से लिए गए इलस्ट्रेशन देखेंगे, जो दृष्टांत जिन्हें हम दृष्टांत कहते हैं हिंदी में। तो पहला दृष्टांत कहता है कि विधि के आदेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के ऑर्डर से एक सैनिक ए जो है वो भीड़ पर गोली चलाता है। तो यहाँ पे ए ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे सेक्शन 76 का बचाव मिलेगा। इसी तरह से दूसरा इलस्ट्रेशन कहता है कि न्यायालय का एक ऑफिसर ए जो एम को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय के ऑर्डर के द्वारा जांच के बाद विश्वास करके कि वाई ही जो है वो एम है और वाई को गिरफ्तार कर लेता है, यानी वाई को वो एम समझ के गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उसे कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि वो एम को गिरफ्तार करे। अब उसे लगता है कि जो वाई है वही एम है और वो उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो यहाँ पे ए ने कोई ऑफेंस, कोई अपराध नहीं किया है, उसे भी सेक्शन 76 का बचाव मिलेगा। तो ये दो इलस्ट्रेशन थे और इसी सेक्शन के इलस्ट्रेशन है ये। इसके बाद अब हम इसमें एक केस लॉ देख लेते हैं। केस का नाम है आर वर्सेस प्रिंस, 1875 का केस है। इस मामले में अभियुक्त ने एक अविवाहित लड़की जो 16 साल से कम उम्र की थी उसके पिता के कब्जे से उसकी इच्छा के खिलाफ ले जाता है उस लड़की को। यह पाया गया कि अभियुक्त ने इस बात का विश्वास किया कि लड़की 16 साल से ज़्यादा उम्र की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे पता है फिर भी दोषी ठहराया। क्यों ठहराया? क्योंकि उसने एक दोषपूर्ण कार्य किया था और एक इमोरल एक्ट किया था, एक अनैतिक कार्य करने की इच्छा की थी। तो इस दृष्टि से उसको दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यहाँ वो सेक्शन 76 का बचाव नहीं ले सकता, या वो ये नहीं कह सकता कि उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट या तथ्य की भूल हुई है। इसके बाद बढ़ते हैं सेक्शन 77 की तरफ। ये कहता है न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। इस धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश के द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे गुड फेथ में यानी सद्भाव पूर्वक ये विश्वास हो कि वो उसे विधि द्वारा दी गई है। साधारण शब्दों में अगर हम देखें तो ये धारा एक जज को उस समय बचाव देती है, उस समय सुरक्षा देती है जब वो अपना न्यायिक कार्य कर रहा हो। तो ये आ भी चुका है सेक्शन पहले एग्जाम में कि कौन सी जो धारा है वो जज को बचाव देती है, तो वो है आपका सेक्शन 77। अब यहाँ पे भी एक केस लॉ देख लेते हैं। केस का नाम है मेघराज बनाम जाकिर। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि कोई व्यक्ति न्यायिक कार्य करते हुए किसी काम को करने के लिए अपने दायित्व का पालन करते हुए अगर अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है, यानी अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर अगर वो अपनी पावर का यूज़ करता है, तो इसलिए सेक्शन 77 के अंदर वो डिफेंस पाने का हकदार होगा। तो एक तरीके से अगर कोई जज है और वो न्यायिक कार्य अपने क्षेत्राधिकार के अंदर करता है तो उसको सेक्शन 77 का बचाव मिलेगा। कोर्ट ने इस केस में ये चीज़ क्लियर कर दी। इसके बाद आता है सेक्शन 78। ये एक ऐसे व्यक्ति को बचाव देता है जो न्यायालय के निर्देश या आदेश यानी कोर्ट के जजमेंट से या ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी काम को करने के लिए उसे निर्देशित किया गया हो। क्या कहता है सेक्शन? कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार की जाए, यदि वो निर्णय या आदेश के लागू रहते की जाए तो वो अपराध नहीं है,
चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता ना भी रही हो, लेकिन ये तब होगा जबकि काम करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक, देखिए यहाँ पे भी विश्वास करता हो कि न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। तो कोर्ट के निर्देश से काम करने वाला, उसके ऑर्डर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति सेक्शन 78 में बचाव पाने का अधिकारी है, उस व्यक्ति को बचाव मिलेगा। और अगर वो कोई काम इस निर्देश या आदेश के अकॉर्डिंग करता है तो वो दोषी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर एक जल्लाद है और किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी जाए, तो वो जो उसे फांसी देगा, वो जो व्यक्ति जो जल्लाद कहलाता है, उसको इस धारा में डिफेंस मिलेगा, क्योंकि वो जो उस व्यक्ति को फांसी लगाने का काम कर रहा है वो कोर्ट के जजमेंट या कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही कर रहा है। तो ये धारा एक जल्लाद को बचाव देती है और एक ऐसे व्यक्ति को बचाव देती है जो कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के अनुसरण में या उसको फॉलो करते हुए कोई काम करता है। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा सेक्शन है आईपीसी का जो एक जल्लाद को बचाव देता है, तो सेक्शन नंबर 78 इसे बचाव देता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 79। ये कह रहा है कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये सेक्शन कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण, यानी यहाँ भी उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, ना कि विधि की भूल होनी चाहिए, और इस कारण वो इस बात में सद्भावपूर्वक विश्वास रखता हो कि उसे करने के लिए वो विधि द्वारा न्यायानुमत है। तो एक तरीके से सेक्शन 76 और 79 दोनों आपको सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, फैक्ट की भूल सेक्शन 76 में भी थी और यहाँ भी है। सद्भावपूर्वक वर्ड यहाँ भी है, सेक्शन 76 में भी था, लेकिन एक वर्ड का फ़र्क है, वो है न्यायानुमत, और वहाँ पे था विधि द्वारा आबद्ध। तो वहाँ व्यक्ति विधि द्वारा बाध्य है या बाध्य समझता है, और यहाँ पे व्यक्ति विधि द्वारा न्यायानुमत है या न्यायानुमत समझता है। अब फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपके सामने ए बी को पीट रहा है, भले ही ए बी को पीटने का मजाक करता है, और आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप ए को बी को पीटने से रोकें। हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई किसी को पीट रहा है तो हम उसको रोकें। यदि हम यहाँ पर ए को पकड़कर पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए दे देते हैं, यानी उसे गिरफ्तार करा देते हैं, उसे अरेस्ट करा देते हैं, तो ये हमारी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी, इसलिए हमें बचाव मिलेगा। तो एक तरीके से अगर हम साधारण शब्दों में दोनों सेक्शंस को समझें, सेक्शन 76 किसी ऐसे पर्सन की बात करता है जो विधि द्वारा आबद्ध है, यानी कि कोई ऑफिसर वगैरह है, जैसे वहाँ पे हमने बिल्कुल यही सेम एग्जाम्पल देखा, लेकिन वहाँ पे हमने बात की थी एक पुलिस ऑफिसर की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी, यानी कि एक आम आदमी की। तो यहाँ पे सेक्शन 79 बनाया गया है एक आम आदमी के लिए जो विधि द्वारा न्यायानुमत है, यानी उसकी ड्यूटी है कि वो कोई गलत काम होने से रोके। लेकिन सेक्शन 76 जो है वो बनाया गया है विधि द्वारा बाध्य व्यक्ति के लिए, यानी एक ऑफिसर के लिए या एक ऐसे पर्सन के लिए जिसकी ड्यूटी है, जो लॉ से बाध्य है, विधि से बाध्य है कि वो उस गलत काम को होने से रोके। बस ये फ़र्क है दोनों सेक्शन में। ये आम व्यक्ति के लिए बनाई गई है और ये बनाई गई है विधि द्वारा बाध्य व्यक्ति के लिए। इसे हम इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यही सेम एग्जाम्पल हमने सेक्शन 76 में पढ़ा है। बट यहाँ पे हमने बात की है आम पर्सन की, और वहाँ पे हमने बात की थी एक पुलिस अधिकारी की। तो इस तरह से अब हम इस सेक्शन के दृष्टांत देख लेते हैं। देखिए, ए वाई को ऐसा करते हुए देखता है जो उसे हत्या लगता है, मतलब ए को लगता है कि वाई जो है वो हत्या कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है। ए सद्भावपूर्वक अपनी पावर का यूज़ करते हुए वाई को अधिकारियों के सामने ले जाने के लिए उसको गिरफ्तार कर लेता है, मतलब उसको पकड़ लेता है। अब ए ने कोई ऑफेंस तो किया नहीं, कोई क्राइम नहीं किया, चाहे असल बात ये निकले कि वाई जो है वो अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था। तो बेसिकली जो सेक्शन, ये जो दृष्टांत है, ये जो इलस्ट्रेशन है, ये भी देखिए एक आम आदमी की बात कर रहा है, किसी ऑफिसर की बात नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे यही तो कहा है ना कि ए एक पर्सन है, वाई को ऐसा काम करते हुए देखता है जो उसे मर्डर लगता है, और वो उसे ले जाता है ताकि उसे गिरफ्तार कराया जाए। तो यहाँ पे ए को जो है बचाव मिलेगा, सेक्शन 79 उसको बचाव देता है, भले ही वाई जो है वो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा हो, क्योंकि ए की ड्यूटी थी तो कि वो उसे ऐसा काम करने से रोके।
अब दोनों सेक्शन में क्या डिफरेंस है एक बार हम थोड़ा सा मतलब थ्योरी टाइप में देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते हैं। तो सेक्शन 79 और 76 में क्या अंतर है? 76 तो देखिए ऐसे मामलों से डील करता है जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण जो व्यक्ति भ्रम में पड़ता है वो कोई काम करने के लिए अपने को विधि द्वारा बाध्य पाता है, यानी उसे लगता है कि वो इस काम को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। लेकिन सेक्शन 79 ऐसे मामलों से डील करता है जहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण जो व्यक्ति भ्रम में पड़ता है वो कोई काम करने के लिए अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत मानता है। अब इन दोनों सेक्शन के बीच अंतर को विधि द्वारा बाध्य और विधि द्वारा न्यायानुमत शब्दों के प्रयोग से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। बस दोनों में एक तो वर्ड का हेर फेर है। दूसरी बात, जो अगर मैं बात करूं साधारण शब्दों में, जो सेक्शन 76 है वो विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति को तथ्य की भूल होने पर बचाव देती है और सेक्शन 79 किसी साधारण व्यक्ति को तथ्य की भूल होने पर बचाव देती है। तो ये बात करती है साधारण व्यक्ति की, वो बात करती है विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति की। तो इस तरह से ये डिफरेंस है दोनों सेक्शन में। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक और उदाहरण देख लेते हैं अंतर में भी। एक पुलिस ऑफिसर पूछताछ के बाद बी को, जिसने कोई ऑफेंस भी नहीं किया, कोई क्राइम भी नहीं किया, उसे गिरफ्तार कर लेता है। इस मामले में पुलिस अधिकारी आईपीसी के सेक्शन 79 के अधीन जो है वो न्यायानुमत भूल का बचाव पाने का अधिकारी है, क्योंकि उसने बी को पूछताछ और जांच के बाद ही गिरफ्तार किया है। ए क्या करता है? उपेक्षापूर्वक तरीके से कार्य नहीं किया है, बल्कि सद्भाव पूर्वक अपने को विधि द्वारा ऐसा करने के लिए वो न्यायानुमत समझकर उसने काम किया है। तो एक तरीके से यहाँ पे सेक्शन 79 जो है उसको बचाव देगा। ठीक, सॉरी, वैसे सेक्शन 76 होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो विधि द्वारा बाध्य था। ठीक, पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है तो सेक्शन 76 यहाँ पे हम कर लेंगे। सेक्शन 76 उसको यहाँ पर बचाव देगा, है ना। मुझे लगता है यहाँ पे गलत हो गया, सेक्शन 79 नहीं है, ये सेक्शन 76 है, तो यहाँ पर उसको जो है वो बचाव मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 80 यानी धारा 80 विधिपूर्ण काम करने में दुर्घटना होने पर बचाव देती है। कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से या किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्वक प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सावधानी सतर्कता के साथ विधिपूर्ण कार्य को करने में हो जाती है। अब इतने लंबे सेक्शन में हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझना है, तो हम इस धारा की शर्तें पढ़ लेते हैं जो सिंपल वर्ड्स में हमें, ताकि ये चीज़ समझ जाए। देखिए, सबसे पहले है कार्य। एक कार्य होना चाहिए और वो कार्य जो हुआ हो दुर्घटना या दुर्भाग्य यानी एक्सीडेंटली हो गया हो किसी से कोई कार्य। एक तो ये धारा बचाव, अगर आपको इस धारा का बचाव लेना है तो जो काम किया गया है वो एक्सीडेंटली होना चाहिए। दूसरा, कार्य किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो, यानी आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको उस चीज़ की नॉलेज हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक, इसके बाद दुर्घटना विधिपूर्ण विधिक साधनों द्वारा या विधिक रीति से किए गए विधायी कार्यों का परिणाम हो, यानी आपने सही तरीका अपनाया हो उस काम को करने का, सही रीति से आपने उसको किया हो, सही ढंग से किया हो और विधायी कार्य का वो परिणाम हो, एक सही कार्य आप कर रहे हो। नेक्स्ट, कार्य उचित सतर्कता और सावधानी के साथ किया गया हो, यानी पूरा आपने उसमें केयरफुली उस काम को किया, पूरी सतर्कता के साथ किया, और फिर भी अगर कोई ऐसा ऑफेंस या क्राइम हो जाता है तो इसमें बचाव मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं, दृष्टांत से, जो इसी सेक्शन का दृष्टांत है। एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था। कुल्हाड़ी का फल यानी कि पीछे का जो हत्था होता है वो निकल जाता है और उससे निकलकर उछल जाता है, पास खड़े हुए एक व्यक्ति को लग जाता है जिससे वो मर जाता है। अब यहाँ यदि मान लीजिए ए की तरफ से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, यानी उसने पूरे केयरफुली उस काम को, अपने काम को वो कर रहा था, तो उसका काम जो है वो आपका माफ़ी योग्य होगा, मतलब उसको बचाव मिलेगा, उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा और उसे धारा 80 का बचाव मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोई असावधानी नहीं बरती है, पूरे केयरफुली उसने अपने काम को किया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर एक स्कूल मास्टर है और वो एक विद्यार्थी को पूरी सतर्कता के साथ इस तरह से सुधारता है ताकि विद्यार्थी को कोई नुकसान ना पहुँचे, और विद्यार्थी की मृत्यु अगर मान लीजिए हो जाती है उस सुधार में, है ना, मान लीजिए कोई टीचर है, उसने एक चाटा मार दिया बच्चे को सुधारने के लिए, स्टूडेंट को सुधारने के लिए, और उस स्टूडेंट की हो जाए डेथ, तो यहाँ पे क्योंकि जो टीचर था उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, उसको नॉलेज भी नहीं था इसका कि इस चाटे से वो मर जाएगा, और पूरी सतर्कता के साथ उसने ये काम किया, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो मृत्यु कैसी मानी जाएगी? एक्सीडेंटली।
तो यहाँ पे इस मामले में मास्टर को बचाव दिया गया था। इसी तरह से एक कर्मचारी छत पर से पूरी चेतावनी देते हुए बर्फ़ फेंकता है और एक राहगीर की अगर मौत हो जाती है जो पैदल यात्री है, तो उस डेथ को भी यहाँ पे एक्सीडेंटली ही माना जाएगा कि वो जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंटली हुई है। अब इस केस में इसमें एक केस देख लेते हैं। केस का नाम है राज्य बनाम रंगास्वामी, 1952 का केस है। इस मामले में ए और बी दो व्यक्ति जंगल में जंगली चूहा मारने के लिए शिकार पर जाते हैं और उन लोगों ने अपना अपना स्थान ले लिया और खेल के लिए वे जाल बिछा देते हैं। कुछ समय के बाद सरसराहट की आवाज़ सी होती है तो ए जंगली चूहा समझकर उस दिशा में गोली चला देता है। उस गोली से बी की डेथ हो जाती है। अब ए को धारा 80 के अंतर्गत यहाँ पे बचाव मिलेगा क्योंकि जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंट से हुई है, बाय एक्सीडेंट जो है उसकी डेथ हुई है, क्योंकि उसे नहीं पता था, वो तो जंगली चूहे के शिकार पर गए थे और उस दिशा में जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने गोली चलाई क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वहाँ पर चूहा होगा, बी नहीं होना चाहिए, और गोली जो है वो बी को लग जाती है क्योंकि उसने पूरी जो सावधानी थी वो बरती थी। तो इस तरह से सेक्शन 80 हमें ऐसे ही मामलों में बचाव देता है जब कोई काम एक्सीडेंटली हो जाता है, लेकिन हमारी ना तो कोई क्रिमिनल इंटेंशन होती है, ना ही हमें उस चीज़ की नॉलेज होती है कि ऐसा हो जाएगा। पूरी सतर्कता सावधानी के साथ हम काम करते हैं। इसके बाद सेक्शन 81 यानी धारा 81 ये बताती है कि काम जिससे अपहानि होने की संभावना हो लेकिन जो आपराधिक आशय के बिना और अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। कोई बात केवल इस कारण ही अपराध नहीं है कि वो जानते हुए की गई है या उससे नुकसान होने की संभावना यानी अपहानि होने की संभावना है, यदि वो किसी क्रिमिनल इंटेंशन के बिना, आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को के नुकसान के निवारण के लिए सद्भावपूर्वक की गई है। यानी कि ये जो सेक्शन है ये ऐसे मामलों में बचाव देता है जो जोखिम तो उठाता है कोई व्यक्ति किसी नुकसान को करने का, लेकिन वो जोखिम किसी बड़े जोखिम को उठाने के लिए होना चाहिए। यानी छोटा नुकसान करने से अगर बड़ा नुकसान होने से बचता है तो ये सेक्शन हमें इस मामले में बचाव देता है। लेकिन हमारी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम वही काम क्रिमिनल इंटेंशन से करते हैं, हमारा आशय है गलत कि हमें अपराध करना है, तो फिर ये सेक्शन हमें बचाव नहीं देगा। और सद्भावपूर्वक वो काम होना चाहिए, गुड फेथ से होना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं इस सेक्शन के जो हमें इजीली इसको समझने में थोड़ी हमारी हेल्प करते हैं। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्या कहता है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन, पहले एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। ऐसे मामलों में ये तथ्य का प्रश्न हो जाता है, ये फैक्ट का क्वेश्चन हो जाता है कि जिस अपहानि का निवारण किया जाना है, यानी जिस नुकसान को हमें बचाना है, जिस नुकसान को होने से, क्या वो ऐसे नेचर की है कि उस काम का जोखिम उठाना माफ़ी योग्य था या नहीं। तो ये सब तो एक फैक्ट के नेचर पर, एक मामले के फैक्ट पर निर्भर करेगा ना, कि कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति इस चीज़ का बचाव लेने लगे कि मैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, उसका बचाव करने के लिए ही मैंने ये छोटा वाला मतलब नुकसान जो है वो किया है, तो ये चीज़ बचाव योग्य होगी या नहीं होगी, ये तो हर मामले के फैक्ट पर निर्भर करेगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन कहता है। इस सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए अब हम इसी सेक्शन से रिलेटेड एक दृष्टांत, एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, जिससे ये सेक्शन हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो एक जलियान का कप्तान है, अचानक किसी उपेक्षा के बिना अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलियान का मार्ग नहीं बदला तो 20 से 30 यात्रियों से भरी नाव को वो टकराकर डुबो देगा। यानी जिसमें वो है उसमें 20 या 30 यात्री सवार हैं, और मार्ग अगर वो बदल लेता है तो उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव ही डुबाने का जोखिम उठाना पड़ेगा। वो सद्भावपूर्वक अपना रास्ता, अपना मार्ग बदल लेता है, तो यद्यपि वो नाव को ऐसे काम से टकराकर डुबो देता है, नाव को डुबोने का जोखिम उठाना यहाँ पर माफ़ी योग्य होगा। और जो नाव उसके कारण डूबी है, जिससे जो यात्री थे वो 2 यात्री भी उसके साथ डूब गए, तो वो काम उसका अपराध नहीं माना जाएगा, वो किसी क्राइम का जो है दोषी नहीं होगा। क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उसने एक बड़ी अपहानि 20 से 30 यात्रियों की जान बचाने के लिए ऐसा किया है। तो मैंने जैसे कि बताया था ना कि अगर छोटे नुकसान से कोई बड़ा नुकसान होने से बच रहा है, तो उस बड़े नुकसान को बचाने के लिए आप कोई छोटा नुकसान कर देते हैं, तो उसके लिए धारा 81 हमें बचाव देती है, और यही बात इस दृष्टांत में कही गई है। इसी तरह से नेक्स्ट जो दृष्टांत या इलस्ट्रेशन है वो ये कहता है कि एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए कई घरों को गिरा देता है। यानी बहुत ज़्यादा आग फैली हुई है
और उस आग को आगे फैलने से रोकने के लिए ये बहुत सारे घर को जो आपस में मिले हुए थे उनको गिरा देता है। वो इस कार्य को मानव जीवन और जो प्रॉपर्टी है उसको बचाने के इरादे से ऐसा करता है। यहाँ यदि ये पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली जो हानि थी, जो नुकसान किया गया है, वो ऐसे नेचर का था कि एक का काम अगर माफ़ी योग्य है तो वो किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा आग को फैलने से रोकने के लिए किया ताकि ज़्यादा और नुकसान बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे उसको इस सेक्शन में बचाव मिलेगा। इसी तरह से अब हम इस सेक्शन की भी शर्तें देख लेते हैं। शर्तों में पहली शर्त है कि दोषकर्ता ये जानता हो कि अपराध करने वाले काम से नुकसान होने की संभावना है, यानी कि जो बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान कर रहा है उसे इतनी बात की पॉसिबिलिटी, उसे संभावना होनी चाहिए कि हाँ उससे नुकसान होगा, और वो उस नुकसान को कारित करने का कोई क्रिमिनल इंटेंशन ना रखता हो, उसका कोई आपराधिक आशय ना हो। दूसरा, कार्य सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में किया गया हो। कार्य किसी दूसरे नुकसान के निवारण के लिए किया गया हो, अपने फायदे के लिए ना किया गया हो, बल्कि एक दूसरा बड़ा नुकसान होने से बचाना है इसलिए किया गया हो। नुकसान किसी व्यक्ति की या प्रॉपर्टी से संबंधित होना चाहिए, यानी या तो वो पर्सन से संबंधित हो या किसी प्रॉपर्टी की सुरक्षा से संबंधित हो। अब ये जो सेक्शन है ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र पर आधारित है और एक बार ये एग्जाम में आ भी चुका है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती, यानी जब आपके पास कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको उस काम को करने की ज़रूरत होती है, तो लॉ को उस समय आप फॉलो करो, ये ज़रूरी नहीं है। ये इस लेटिन सूत्र पर आधारित है, कोड नेसेसिटास नॉन हैबेट लेगम। तो इस सूत्र को हमें ध्यान रखना है और ये सेक्शन 81 के लिए ही यूज़ किया जाता है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती। अब हम इसी केस से रिलेटेड, इसी मतलब सेक्शन से रिलेटेड एक केस देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आर वर्सेस डेडले स्टीफन, लैंडमार्क केस है इस सेक्शन का। इस मामले में डेडले और स्टीफन और ब्रुक्स तीन नाम व्यक्ति थे, तीन अलग अलग, और उन तीनों ने पार्कर नाम के 14 साल के बच्चे को एक साथ नाव में वो बैठे हुए थे, मतलब उनके साथ एक 14 साल का बच्चा था और ये तीन पर्सन थे, तीनों एक नाव में बैठे हुए थे। उनकी नाव जो है वो भटक गई थी और 18 दिन इस तरह से बीत गए नाव को भटके भटके, खाना पानी उनका सब खत्म हो गया था। डेडले और ब्रुक्स ने सलाह दी कि क्यों ना बच्चे को काट कर खा लिया जाए। अब यहाँ पे क्या करता है, ब्रुक्स ने उन दोनों को मना किया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 20वें दिन क्या किया कि डेडले और स्टीफन ने एक दूसरे की सलाह लेकर वो बच्चे को खा जाते हैं काट कर। और यहाँ पे जो जस्टिस लॉर्ड कॉलरिज थे उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं थी जो अभियुक्तों के इस काम को सही ठहराए और उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान ले लो, इस बात को तो सेक्शन 81 सही नहीं ठहराता। तो इस बात में, इस केस में उन्होंने इसी सेक्शन का एक तरीके से बचाव लेना चाहा। उन्होंने कहा कि नहीं, सेक्शन 81 का उन्हें बचाव मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा अपनी जान बचाने के लिए किया था। लेकिन कोर्ट ने, जस्टिस जो लॉर्ड कॉलरिज थे, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं थी जो उनके इस काम को सही ठहराया जाए, उन्हें मर्डर का दोषी ठहराया गया। तो ये तो था सेक्शन 81। अब बढ़ते हैं सेक्शन 82 की तरफ, जो एक 7 साल से के कम उम्र के बच्चे के किए गए कार्य को बचाव देता है। कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 साल से कम उम्र के किसी शिशु के द्वारा की जाती है। अब ये एक सूत्र पर बेस है, फिर से ये इसमें भी एक सूत्र है, डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स का मतलब अपराध करने में असक्षम, यानी एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध करने में असक्षम माना जाता है अगर उसकी उम्र 7 साल से कम उम्र की है, मतलब 7 साल से कम है। तो अगर कोई बच्चा है और उसकी उम्र 7 साल से कम है, वो कोई काम ऐसा कर देता है, कोई ऐसा एक्ट कर है जो आमतौर पर अगर किसी पर्सन के द्वारा किया जाए तो वो ऑफेंस होगा, क्राइम होगा, तो यहाँ पे वो बात अपराध नहीं है। और ये सूत्र हमें ध्यान रखना है, बहुत फेमस सूत्र है इस सेक्शन के बारे में, डोली इन कैपेक्स। अब इससे रिलेटेड एक केस है, केस का नाम है क्वीन वर्सेस लखिनी अर्दंगनी, 1474, बहुत पुराना केस है। डोली इन कैपेक्स के लिए शिशुओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने इस केस में कहा, इस आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी आयु ही साक्ष्य का अंतिम प्रमाण होती है, यानी अगर कोई बच्चा किसी क्राइम को कर देता है तो सेक्शन 82 से बचाव देगा, इसके लिए किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। उनकी उम्र ही इस बात का अंतिम प्रमाण है कि उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपराध नहीं है। इसी तरह से सेक्शन 83 जो 7 साल से ज़्यादा लेकिन 12 साल से कम उम्र के अपरिपक्व समझ के बच्चे के काम को माफ़ी योग्य बनाता है। कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे के द्वारा, ऐसे शिशु के द्वारा की जाती है
जिसकी समझ इतनी परिपक्व ही नहीं हुई है कि वो उस अवसर को अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके कि वो जो कार्य वो कर रहा है उसका नेचर कैसा है और उसके क्या परिणाम निकलेंगे। ये उसमें अगर इतनी समझ नहीं है समझने के लिए तो उसका काम माफ़ी योग्य होगा। और ये जो सेक्शन 83 है इसकी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा सेक्शन है 82 के मुकाबले। पहली शर्त यह है कि काम 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा की जाए। शिशु अपने आचरण की प्रकृति यानी उसका नेचर और उसके जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा, उसका परिणाम होगा, उसको समझने में पर्याप्त क्षमता उसके पास ना हो, उसमें इतनी कैपेबिलिटी इतनी कैपेसिटी ना हो ये चीज़ समझने के लिए। तीसरा, अक्षमता, यानी जो काम उसने किया है, अगर उसने कोई मान लीजिए ऑफेंस ही कर दिया, कोई क्राइम ही कर दिया, तो वो अक्षमता उसके समय कार्य के समय अस्तित्व में होनी चाहिए। यानी उस समय भी उसको उस काम की प्रकृति और ये जानने में कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उस समय होना चाहिए जिस समय उसने उस क्राइम को उस ऑफेंस को किया है। अब इससे रिलेटेड केस देख लेते हैं। केस का नाम है कृष्ण वर्सेस सम्राट 1883। एक 9 साल की लड़की 2 रुपये 8 आने की कीमत के एक हार को चुरा कर अभियुक्त को 5 आने में बेच देती है। कोर्ट ने कहा वो दोषी है क्योंकि वो काम की प्रकृति और उसके परिणाम यानी कि कैसे नेचर का उसने काम किया है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये दोनों अच्छी तरह से समझती थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने उस लड़की को दोषी ठहराया। अब इसमें भी देखिए एक सिद्धांत छुपा हुआ है। सिद्धांत यह है कि विद्वेष विशेष ज्ञान की पूर्ति करता है, यानी विद्वेष जो है वो उम्र की पूर्ति करता है। अगर कोई काम विद्वेष पूर्वक किया गया है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो उम्र में कम है। तो इसे हम इस लेटिन सूत्र को ध्यान रखना है, बस ये इस सूत्र पे आधारित है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद सेक्शन 84 जो एक पागल व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को जो है माफ़ी योग्य बनाता है। विकृतचित व्यक्ति का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय अपने चित्त विकृति यानी पागलपन के कारण उस काम की प्रकृति यानी उसके नेचर को या जो कुछ भी वो कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है यानी लॉ के अगेंस्ट है, ये जानने में असमर्थ है यानी कि उतनी उसमें कैपेसिटी नहीं है। तो एक तरीके से ये सेक्शन एक पागल व्यक्ति के काम को बचाव देता है और अगर वो कोई एक्ट कर देता है जो ऑफेंस है या क्राइम है तो वो उसकी श्रेणी में नहीं आएगा। इसे हम एक बहुत ही लैंडमार्क केस या जजमेंट से समझेंगे। केस का नाम है मैकनाटन और 1843 का केस है। मैकनाटन का वाद भी इसे कहते हैं। इस मामले में स्कॉटलैंड निवासी था एक मैकनाटन जिसने उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील, उनके सेक्रेटरी को एडमंड ड्यूमंड की हत्या कर दी थी। यानी सेक्रेटरी का नाम था एडमंड ड्यूमंड और प्रधानमंत्री का नाम था रॉबर्ट पील। तो उनके सेक्रेटरी की हत्या की थी मैकनाटन ने। मैकनाटन इस फैक्ट से भ्रम में था कि रॉबर्ट पील ही है यानी जिसकी मुझे हत्या करनी है, वो सेक्रेटरी नहीं है बल्कि वही है, क्योंकि वो रॉबर्ट पील को अपने दुर्भाग्य का कारण समझता था। इस कारण उसने रॉबर्ट पील समझकर उस सेक्रेटरी की हत्या कर दी और डॉक्टरों ने उसे पागल समझ के उसके काम को माफ़ी योग्य होना चाहिए ये कहा। तो उसे पागल माना गया, उसे विकृतचित माना गया। अभियुक्त को पागलपन के आधार पर आरोप से मुक्त कर दिया गया। ठीक, कोर्ट ने मुक्त कर दिया। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड के 15 जजेस ने सुनवाई की जब इस मामले की तो उसे दोषी ठहराया गया और कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिन्हें मैकनाटन के नाम से जाना जाता है। और हमारे जो आईपीसी है अगर एक पागल व्यक्ति को बचाव देती है सेक्शन 4 के तहत तो वही मैकनाटन के केस में दिए गए जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को उनमें से कुछ सिद्धांतों को हम भी आज फॉलो करते हैं। क्या क्या थी जिन्हें हम मैकनाटन के नाम से जानते हैं? पहला, हर व्यक्ति को स्वस्थ चित्त समझा जाएगा जब तक कि वो कोर्ट को इस बात से संतुष्ट ना कर दे कि वो विकृतचित है या पागल है। तो पहला सिद्धांत ये दिया मैकनाटन के केस में 15 जजेस ने कि जब तक कोई व्यक्ति कोर्ट को इस बात को साबित ना कर दे कि वो पागल है या पागल था जब उसने काम किया था, तब तक कोर्ट उसे मानेगी कि नहीं वो स्वस्थ चित्त है, वो पागल नहीं है। सेकंड पॉइंट, चित्त विकृतता के आधार पर अगर बचाव सिद्ध करना है तो स्पष्ट रूप से हमें ये बातें दर्शानी होंगी। कौन कौन सी बातें हमें दर्शानी होगी? पहला, अपराध कारित करते शाम की प्रकृति को नहीं जानता था यानी वो उसके नेचर को नहीं जानता था। दूसरा, जो कुछ भी उसने किया वो विधि के प्रतिकूल था यानी कि वो लॉ के अगेंस्ट था। और तीसरा पॉइंट कोर्ट ने बताया कि ऐसी विकृतचित्ता काम करते समय होनी चाहिए यानी जिस समय उसने वो एक्ट किया है, वो ऑफेंस किया है, उस समय वो विकृतचित्ता, वो पागलपन जो है होना चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल
स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। इसी तरह से एक और केस आता है, केस का नाम है इनरेवाला गोपाल 1976। इस मामले में अभियुक्त अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर देता है, जो उनके साथ बड़े सहयोग से रहता था, फिर भी उनका मर्डर कर देता है। कोर्ट ने कहा कि वो पागल है, विकृत चित्त था, डॉक्टरी सलाह भी यही कह रही थी। तो एक तरीके से ये केस भी हमारा विकृत चित्ता पे आ गया। इसके बाद मोहम्मद हुसैन वर्सेस सम्राट का केस, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये भी। कोर्ट ने कहा कि विधिक विकृत चित्ता में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को कोर्ट पागल मानती है तो उसमें कुछ फैक्ट देखती है कोर्ट, और एक के होने पर व्यक्ति को पागल नहीं समझा जाएगा। यानी एक व्यक्ति पागल है या नहीं है, तो ये बातें हम नीचे दिए गए पॉइंट्स में से अगर कोई एक पॉइंट्स भी उसके काम में हमें नज़र आ रहा है तो फिर वो पागल नहीं है। पहला पॉइंट कि क्या उसका कोई हेतुक था, यानी जब उसने कोई ऑफेंस किया तो क्या उसका कोई मोटिव था, किस मोटिव से उसने ऑफेंस किया है। दूसरा, क्या उसने कोई तैयारी की है उस काम को करने के लिए, क्या उसने किसी का सहयोग लिया है। और चौथा, क्या उसने कोई गुप्तता बरती है, यानी कोई काम उसने छिपा कर किया है। तो अगर मान लीजिए उसके काम में इनमें से कोई भी एक चीज़ दिखाई देती है तो समझ लीजिए वो पागल नहीं है, क्योंकि वो इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो एक समझदार आदमी ही करता है, कोई पागल नहीं कर सकता। चाहे उसके मन में मोटिव हो, उसने कोई तैयारी की हो, किसी का सहयोग लिया हो, या फिर उसने कोई गुप्तता बरती हो, छिपकर किसी काम को किया हो। अब हम विकृत चित्ता से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण मामले देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से सेक्शन 84 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास आईपीसी, या मान लीजिए आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं और आपके पास आईपीसी एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो वहाँ सेक्शन 84 जब आता है तो बहुत सारे केस लॉज हमें लिखने होते हैं। तो इस सेक्शन पर हमें बहुत सारे केस लॉ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ और यहाँ पे जो केस लॉ है वो मैं आपको बता दूँ। तो विकृत चित्ता से संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट मामले देख लेते हैं। पहला केस आता है आर वर्सेस अर्नोल्ड का, 1724 का, बहुत ही पुराना केस है। इस मामले में ट्रेसी जज थे जिन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था, जिसका नाम था वाइल्ड बीस टेस्ट। उन्होंने कहा था कि मान लीजिए कोई अभियुक्त उचित अनुचित, यानी कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस बीच में डिफरेंस करने में ही असमर्थ है, उसमें इतना वो कैपेबल ही नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो यही ना बता पाए, और वो ये भी नहीं जानता था कि उसने क्या किया है, तो उसे बचाव दिया जा सकता है। और इस टेस्ट को उन्होंने नाम दिया था वाइल्ड बीस टेस्ट का। अब ये जो वाइल्ड बीस टेस्ट का सिद्धांत है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एक बार कभी कभी इसमें जज का नाम पूछ लेते हैं कि कौन से जज थे जिन्होंने वाइल्ड बीस टेस्ट का सिद्धांत दिया, कभी कभी केस का नाम पूछ लिया जाता है कि किस केस में सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जज का नाम ट्रेसी जज ध्यान रखना है हमें, और केस का नाम आर वर्सेस अर्नोल्ड ध्यान रखना है। तो वाइल्ड बीस टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद लॉर्ड फेरर 1760 के मामले में इस टेस्ट को स्वीकृति दी गई थी। इसी तरह से नेक्स्ट केस आता है हेडफील्ड, जो 1800 का केस है। इस मामले में एक नया टेस्ट जो था वो विकृत व्यक्ति के संबंध में मान्यता दी गई थी, जिसे विक्षिप्त भ्रांति प्रशिक्षण। और हेडफील्ड, इस मामले में क्या हुआ था कि हेडफील्ड के खिलाफ किंग जॉर्ज III की हत्या के प्रयास का अभियोग चलाया गया था। तो केस के फैक्ट जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बस इसमें जो सिद्धांत दिए गए थे वही हम इस केस में जान रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है डरहम वर्सेस संयुक्त राज्य। इस मामले में डरहम पर घर में सेंध लगाने का आरोप था, यानी वो चोरी छुपे घर में घुसा था और उसने अपने बचाव में पागलपन के बचाव का तर्क प्रस्तुत किया। उसने कहा कि उसे सेक्शन 84 का बचाव, मतलब पागलपन का बचाव जो है उसको मिलना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने एक नियम दिया था जिसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति अगर किसी के मस्तिष्क के रोग से प्रभावित है, मान लीजिए कोई व्यक्ति माइंड से उसको ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है कि वो सही और गलत को ही ना समझ पाए, तो उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त करना ही पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने ये कहा आपराधिक कार्य और रोग के बीच में एक संबंध होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो उसने क्रिमिनल एक्ट किया है और जो उसे बीमारी है मस्तिष्क की या माइंड की, उनके बीच में एक रिलेशन, एक संबंध होना चाहिए। संबंध इस तरह का होना चाहिए जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए कि जो उसने क्रिमिनल एक्ट किया है वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होता अगर वो उस रोग से पीड़ित ना होता, यानी उसने जो भी काम किया है ना, जो भी उसने क्रिमिनल एक्ट किया है वो उस बीमारी, उस रोग के कारण किया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को कहा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन 85, जो एक नशे में हुए व्यक्ति के
अपराध को माफ़ी योग्य बनाता है। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के खिलाफ नशे में है, उसके कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, तो ये सेक्शन 85 उसे बचाव देगा। क्या कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करते समय नशे के कारण उस काम की प्रकृति यानी कि उसके नेचर और जो कुछ वो कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है यानी लॉ के अगेंस्ट है। इस कारण ही ये जानने में असमर्थ है, परंतु इसका बचाव उसे तब मिलेगा जब वो चीज़ जिससे उसे नशा हुआ है, उसको मत्तता हुई है, उसके अपने ज्ञान के बिना, यानी उसे नॉलेज भी नहीं थी कि जिस चीज़ से उसे नशा हुआ है उसका उसे ज्ञान नहीं था और उसकी इच्छा के खिलाफ हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी इच्छा से नशा किया है और आप कोई क्राइम कमिट कर दो तो आपको बचाव मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये सेक्शन एक ऐसे व्यक्ति को बचाव देता है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध दी गई किसी चीज़ से नशे में है और उसकी उसे नॉलेज भी नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ देख लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड 1920 का केस है। इस मामले में एक 13 साल की लड़की को बाजार जाते वक्त अभियुक्त जो एक पहरेदार था उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की है। लड़की ने इसका विरोध किया तो इस पर अभियुक्त ने अपना हाथ लड़की के मुंह पर रख दिया ताकि वो शोर ना मचा सके। अब इस प्रयास में उसने अनजाने में ही उसकी हत्या कर दी है, यानी उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि मुंह दबाने के कारण लड़की की डेथ हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि वो हत्या का दोषी है, वो मर्डर का दोषी है, क्योंकि वो काम की प्रकृति को भी जानता था, उसके नेचर को जानता था कि अगर वो उसका मुंह ना दबाए तो वो शोर मचाएगी। तो इसलिए क्योंकि वो काम के नेचर को, उसके प्रकृति को जानता था, इसीलिए उसे मृत्यु दंड से दंडित किया गया। तो एक तरीके से यहाँ पे उस व्यक्ति को नशे में भी बचाव नहीं मिला, ठीक है ना। उसने अपनी इच्छा से यहाँ पे नशा किया था, उसे नॉलेज के बिना या इच्छा के विरुद्ध वो चीज़ नहीं दी गई थी। थोड़ा सा प्रारंभिक कॉमन लॉ के बारे में जान लेते हैं। इंग्लैंड में क्या होता था पहले कि कॉमन लॉ में मत्तता यानी नशे के आधार पर कोई छूट नहीं दी जाती थी पहले, लेकिन नशे को ऐसी स्थिति में माना जाता था कि जो अपराध को बड़ा कर देती थी, मतलब और ज़्यादा बढ़ा देती थी। मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड को भी वो मर्डर में कन्वर्ट कर देती थी और मृत्यु दंड की सज़ा में उसको बदल देती थी। तो पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाता था। एक और केस है रेनिसर वर्सेस रमोसा, 1851 का केस है। इस मामले में ब्लैकस्टोन तथा कोक ने नशे को उत्तेजक के रूप में स्वीकार किया है। 19वीं शताब्दी तक आते आते अनैच्छिक मत्तता के आधार पर फिर ढील दी जाने लगी, यानी कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से नशा नहीं करता है तो उसको बचाव मिलेगा, लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से नशा करता है, स्वैच्छिक मत्तता में है, तो उसको बचाव नहीं मिलेगा। ये इस केस में कहा गया। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सेक्शन 76 से लेके और 85 तक जो आईपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे उनको कवर किया है। आने वाली वीडियोस में, क्योंकि मैंने बताया कि 106 106 तक ये सेक्शंस दिए गए हैं, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब एक एक करके केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।